नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक के माध्यम से कि राजभाषा क्या होती है। चैप्टर नंबर 8.19 में हम डिस्कस करेंगे लोक सेवा आयोग के क्या दायित्व हैं, इस आयोग की स्थापना के पीछे की कहानी क्या है, और चैप्टर नंबर 8.20 में हम डिस्कस करेंगे कि आपातकाल होता क्या है। इन तमाम बातों को जानने के लिए इस वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिए। और जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट या फिर जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो लगातार हमारे इस क्राउन की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, वो जल्दी से चैप्टर नंबर 8.19 को ओपन करिए, 8.18 को ओपन करिए सबसे पहले आप लोग, और समझिए राजभाषा। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को ना तो लाइक करेंगे, ना ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे। कुछ नहीं करना अभी आपको, केवल मात्र वीडियो को समझना है। अगर लगता है कि वैल्यूएबल है, आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो इस वीडियो के माध्यम से और ये बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो ही चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पेज नंबर 294 पर आपको मिलेगा ये चैप्टर जिसका नाम है राजभाषा। सबसे पहले हम जानते हैं कि राजभाषा की परिभाषा क्या होती है, इसका अभिप्राय क्या है। दोस्तों, राजभाषा का अभिप्राय होता है राजकाज अथवा राज्य के कार्यों में यूज या फिर प्रयुक्त होने वाली भाषा। ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश की राजकीय अथवा सरकारी कार्यों के लिए होता है, उसे हम बोलते हैं उस देश की राजभाषा या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज। एज फॉर एग्जांपल, सिंपल सा इसको समझने का प्रयास करिए इस तरह से कि जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करी है, ठीक है, कोई मकान आपने बाय करा, तो मकान में जो मीटर लगा होगा, ठीक है, मीटर क्या होगा, वो ओल्ड ऑनर के नाम पर उसका बिल आएगा, उसके नाम पर वो क्या है, रजिस्टर्ड है, वो आपका बिजली का मीटर। बट अगर आपको अपने नाम पर उस मीटर को लेके आना है कि आपका नेक्स्ट जो बिल है वो आपके नाम पर है, तो आप क्या जाओगे, आप जाओगे बिजली दफ्तर पे, एक एप्लीकेशन लगाओगे, तो वहाँ पर जो लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है उसको बोल रहे हैं वहाँ राज्य की क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज। आप उस ऑफिशियल लैंग्वेज में ही अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे कि XYZ मीटर नंबर मेरा ये रहा, और ये मेरा प्रॉपर्टी के पेपर मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, और आप प्लीज़ ये जो मेरा मीटर है, ओल्ड मीटर जो ऑनर है, उसके नाम पर मेरा नाम फिलहाल अपडेट करें। तो इस तरह की जो भी भाषाएं होते हैं, जो भी सरकारी आपके जितने भी दफ्तर होते हैं, वहाँ पे जो भाषा यूज़ होती है उसको बोलते हैं क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि संविधान के भाग नंबर 17 में, क्या 17 नंबर है, इस 17 में आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा के संबंध में उपबंधों का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं हमारे संघ की राजभाषा क्या है। आर्टिकल नंबर 343, पहला जो आर्टिकल था आपका 343, इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। राजभाषा हिंदी है और लिपि क्या होगी, लिपि आपकी होगी देवनागरी। ये आपको ध्यान रखना है। आपको दोस्तों यहाँ पे ना एक चीज़ और ऐड करनी है, वैसे इस बुक में शायद नहीं दिया गया है, बट मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं यहाँ पर ऐड करूँ। और आप एक काम करिएगा, इसके साइड में, बुक के साइड में लिखिएगा कि भारत में पता है कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे जो भारत में है, आप बोलोगे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, ठीक है, उड़िया हो गई आपकी मैक्सिमम, जो हमारे अनुसूची में जो शामिल है 8वीं अनुसूची में, ठीक है, उसमें तो कम है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि भारत में टोटल 1652 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 63 से अधिक भाषाएं क्या है, हमारी विदेशी हैं, क्या है, विदेशी भाषाएं होती हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और भाषा का प्रयोग भारत के 9 से अधिक राज्यों में आम बोलचाल से लेकर के सरकारी कामकाज में सफलतापूर्वक एवं सरलता से किया जाता है। हिंदी भाषा का यूज़ हम लोग मैक्सिमम करते हैं, जैसे आपका यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और जो हमारी दिल्ली है, इन सब जगह क्या होता है, आपका हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। बाकी जो अन्य स्टेट है वहाँ पर उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज में क्या होता है, वहाँ पे राज्य की भाषाएं क्या होती हैं, प्रयोग होती हैं। ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती है वो उनकी लोकल लैंग्वेज वहाँ पर क्या होती है, यूज़ होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 344 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है, जो कि हिंदी के प्रयोग के विस्तार और शासकीय और न्यायिक कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा पर क्या होता है, संस्तुतियाँ देता है। अब बात करते हैं राजभाषा समिति। इसमें लोकसभा के 20, राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं।
क्या होते हैं? लोकसभा के 20, राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं राजभाषा समिति के अंदर। स्टेट पीसीएस एग्जाम में यूपीपीएससी एंड आपका जो ये एग्जाम है एमपीपीएससी, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअली कि राजभाषा समिति में राज्यसभा के कुल कितने मेंबर उपस्थित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा पूछा गया तो आप बोलोगे यहाँ पर 10, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लोकसभा के बारे में भी। लोकसभा में कितने होते हैं आपके? 20। कितने होते हैं? 20। चलो, ये चीज़ें देखिए, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ इन सभी पॉइंट को आपने करना है हाईलाइट अपनी बुक्स में से, इसलिए बोला कि बुक्स को उठा लो, पेज नंबर 294 ओपन कर लो। अब हम बढ़ते हैं 295 पेज नंबर की ओर। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? सन 1955 में। कब? सन 1955 में। और जब इस आयोग का गठन हुआ था उस समय इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इज क्या? बीजी खरे। क्या नाम है इनका? इनका नाम है बीजी खरे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिरकार, ठीक है, प्रत्येक वर्ष कब हिंदी दिवस मनाया जाता है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए। भाई, जो आपको ध्यान होगा कि हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था इसी दिन। कब? 14 सितंबर। और 14 सितंबर को मनाते हैं क्या? हिंदी दिवस। तो आपको ध्यान रखना है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। लेकिन 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 ये जो आपका संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, ये कौन सा फॉर्मूला है? इसको इन्वेंट किसने किया था? इसको इन्वेंट किया था मुंशी अयंगार फॉर्मूले के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, मुंशी अयंगार फॉर्मूले के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया दिया गया था। यहाँ तक क्लियर? जो भी एडिशनल फैक्ट दोस्तों मुझे भी याद आ रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, उन सबको आप बुक्स के साइड में लिख लीजिएगा। बार बार मैं बात रिपीट बिल्कुल नहीं करूँगा। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 348 के अनुसार, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में जो भी कार्यवाही होती है, जो भी उसके कार्यकारी जो भाषा होती है वो अंग्रेजी भाषा होगी। संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि भाषा क्या है आपकी? अंग्रेजी होगी। अब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? भाषा मात्र यहाँ पे क्या है? 22 हैं। कौन सी है? 22 हैं। कौन कौन सी है? आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। लेकिन भारत में 1652 से अधिक भाषाएं बोली गई हैं, बट संविधान में हमारे पास 8वीं अनुसूची में दी गई है असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली। तो ये आपको ध्यान रखनी है पूरी लिस्ट अच्छे से। इसको भी आप करिए हाईलाइट। आप सब बोलोगे सर इतनी सारी लिस्ट हम कैसे याद करें? याद करनी पड़ेगी। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? नहीं है, नहीं है। हाँ, रियल एग्जाम में तभी उसमें से ऑड चूज कर पाओगे, विषम चूज तभी कर पाओगे, अलग चूज तभी कर पाओगे जब आपको ये पूरी लिस्ट याद होगी। ये 22 भाषाएं आपको याद करनी है। नहीं हो पाएगा सर हमसे याद, घुटने टेक दिए आपने, हाथ खड़े कर दिए, तो एक काम करो, 6x4 का एक बोर्ड लाओ, दीवार पर ठोक दो, ड्रिल कर दो अच्छे से उसको चारों तरफ से, हिले ना बिल्कुल गलती से। खड़े होकर एक भाषा को 10 बार लिखोगे, तेज तेज बोल करके, आपको अपने आप ये चीज़ क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। याद करने का यही तरीका, लिख लिख के याद करो। A4 पेज पे लिखोगे, रजिस्टर पे लिखोगे तो टाइम करके ज़्यादा खर्च होगा आपको और वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। खड़े होकर लिखिए, तेज बोलिए और अपना याद करिए इस कंटेंट को। अगर ना हो याद, बाकी याद के दूसरे भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, बट सुप्रीम जो फॉर्मूला है, जो टॉप फॉर्मूला है वो यही है। वाइट बोर्ड ला करके दीवार पे ठोक देना, एक एक भाषा को 10 बार तेज तेज बोल करके लिखना, 10 बार कम से कम। अब बात करते हैं संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित भाषाएं। दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1967 में। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और भाषा से संबंधित एक आपका और संशोधन हुआ था 1992 में, ये था आपका 71। इसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को ऐड किया गया था। और एक था आपका 92वां संशोधन 2003, इसमें आपका डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। चलिए, अब यहाँ पे इसके अलावा ये चैप्टर फिलहाल यहीं समाप्त हुआ। ये चैप्टर फिलहाल अभी यहीं पर समाप्त हुआ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं पूछने चाहूँगा कि राज्य के द्वारा भाषा का चुनाव संविधान की कौन सी अनुसूची में सम्मिलित नहीं है?
देखिए 8वीं अनुसूची तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा काफ़ी सारे हमारी अनुसूचियाँ हैं। जैसे कि बोलते हैं कि 8वीं अनुसूची में पूरी भाषा दी गई हैं, बिल्कुल दी गई हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और अनुसूची हैं जहाँ पे ये उल्लेख किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जस्ट मुझे अभी याद आया तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखनी है, और इसके अलावा और कुछ खास इम्पोर्टेंट खैर नहीं है। अच्छा, राजभाषा आयोग का जो गठन होता है वो कुल कितने वर्षों तक का होता है, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान लागू होने से 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर एक राजभाषा आयोग का क्या होगा, गठन होगा। क्या होगा, राजभाषा आयोग का गठन होता है। और इसका जो टारगेट ईयर होता है वो होता है, मैक्सिमम मान सकते हो 10 ईयर, कितना, 10 वर्ष तक का। ठीक है, 10 वर्ष तक का। इसके अलावा भारतीय भाषा संस्थान से संबंधी आप इस बुक के साइड में कुछ और पॉइंट लिख लीजिएगा। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे स्थित है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिएगा। और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पे स्थित है। अंग्रेजी और हिंदी भाषा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ये सभी भाषा से संबंधित है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए भारतीय भाषा संस्थान आपका मैसूर में स्थित है। मैसूर कहाँ पर है प्लीज़ मुझसे मत पूछिएगा, कर्नाटक में है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं आपको ये बात। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पर है आपका, न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है। और इसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर है, ये आपका तिरुपति में है। कहाँ पर, तिरुपति। ये चीज़ बस। इसके अलावा और कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, बस आई थिंक सो इतनी बातों को आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। सो बस आप मुझे अब ना इस वीडियो के माध्यम से अपनी क्या क्या चीज़ें सीखी, कितना कंटेंट आपको याद रहा, कितना मोस्ट टाइम पे पॉइंट आपको याद रहे, उनका करिए अब रिवीजन। वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट करिए, जो भी मोस्ट टाइम पे पॉइंट आपको अब तक याद हों वो सब लिखिए, रिवीजन करना है तुरंत करिए सेम टाइम पर। और इसके बाद हम बढ़ते हैं लोक सेवा आयोग की तरफ। इसी वीडियो में हम लोक सेवा आयोग को भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। 3 चैप्टर पूरे करने ना मुझको वीडियो की रिकॉर्डिंग में। लोक सेवा आयोग संविधान के भाग नंबर क्या 14 में, क्या 14 में आर्टिकल नंबर 315 से लेकर के 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, लोक सेवा आयोग के बारे में इसका हम लोगों को उपबंध दिया गया है। अच्छा, ये जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है, मतलब कि जो ये आपका यूपीएससी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1926 में, 1926 में। हम्म। और यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो अपने पद पर रहते हैं। और वे अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और राज्य लोक सेवा आयोग, देखिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में क्या डिफरेंस है, ध्यान रखिए। जैसे एक होता है यूपीएससी, यूपीएससी का फॉर्म निकलता है तो आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। एक होता है यूपीपीएससी, तो ये क्या होता है, उत्तर प्रदेश का है, तो ये आपका राज्य लोक सेवा आयोग है। और ये क्या है, संघ, ऑल ओवर इंडिया संघ। ठीक है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो सिंपल, यूपीएससी ऑल ओवर इंडिया पे पोस्ट निकलती है, कोई भी इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश की डेडिकेटेड वैकेंसी होती है, इसमें अलग अलग स्टेट के बच्चे फॉर्म तो भर सकते हैं बट प्रायोरिटी केवल वो अपने स्टेट को देता है। अच्छा, एमपीपीएससी में क्या होता है, एमपीपीएससी में अदर स्टेट के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे स्टेट ऐसी हैं, कोई भी अगर हमारी लोकल अगर कोई भी वैकेंसी निकलेगी राज्य लोक सेवा आयोग की, तो वहीं के लोगों को क्या होता है, ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि तवज्जो, मतलब इसका हम कह सकते हैं अर्थ सिंपल सा कि वहीं के लोगों की प्रायोरिटी बहुत ही अधिक मिलती है। बाकी कुछ कह नहीं सकते इस मैटर पे ज़्यादा हम लोग भी। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि 62 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो वे अपने पद पर रह सकते हैं और वे राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। और इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति हटा सकता है, ना कि राज्यपाल। अगर हटाने की बात होगी तो राष्ट्रपति हटाएगा, ना कि वहाँ का राज्यपाल। नेक्स्ट पॉइंट आपका है आपातकाल। अच्छा, इमरजेंसी का उपबंध हमने किस देश से अडॉप्ट किया है, भाई हमने संविधान जो बनाया है, जैसे हमने संशोधन कर लेते हैं अपने संविधान के अंदर, है ना। और जो नीति निर्देशक तत्व लिए हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, ये सब हमने एक्चुअली डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में, आपको याद होगा। तो बस
मुझे आपकी बार अच्छा सा कमेंट कर दो, वीडियो को पॉज करके पूरी कहानी पूरा चिट्ठा उसका लिख के भेजो। आगे बढ़ो पिछला भूलो, आगे बढ़ो पिछला भूलो, इस सिद्धांत पे मत पड़ो। ज़्यादा अच्छा है कि अपने घुटने आप अभी टेक दो। बहुत समझा दिया मैंने आपको। मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल बच्चे वो मिले हमको जो तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर ना पढ़ने की कसम खा रखी है तो फिर अपनी कसम ही पूरी करो, है ना भाई। चलो ठीक है, एक मिनट रुको, मैं साइड में कुछ काम है। हाँ ठीक है। सो इमरजेंसी तो उपबंध हमने लिया है कहाँ से, जर्मनी से। कहाँ से, जर्मनी से लिया है। अब संविधान के भाग नंबर 18 में आर्टिकल नंबर 352 से लेकर के 360 तक देश में आपातकाल के लिए उपबंधों का वर्णन किया गया। और राष्ट्रीय आपात आर्टिकल नंबर 352 के अनुसार यदि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के बाद में राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से भारत की या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो उस समय आपकी लगती है क्या, इमरजेंसी, आपातकाल। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक व्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रस्तापित किया गया था। पहले था दोस्तों ये सशस्त्र विद्रोह जो आप देख रहे हो, इसके स्थान पे था आपका क्या, आंतरिक अव्यवस्था। इस शब्द से क्या हो रही थी, छवि खराब हो रही थी कि हमारा जो इंटरनल जो मैनेजमेंट है वही क्या हो गया है, वही क्लैश हो गया है, वही क्या हो गया, आपस में क्रैश हो गया कह सकते हैं हम लोग इस चीज़ को। तो इस चीज़ से छवि खराब ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह की जगह पर, ठीक है, सॉरी, आंतरिक अव्यवस्था की जगह पर सशस्त्र विद्रोह को क्या करा गया, जोड़ा गया था यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है कहानी। रुकिए। 25 जून 1975 भारत में 25 जून 1975 को आंतरिक अवस्था के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। पहली बार जो आपातकाल लगा था वो लगा था 25 जून 1975 को। अब आपातकाल में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है कॉइन उछालता है, हेड आया तो लगा दूंगा राष्ट्र में, वो कहते हैं आपातकाल। टेल आया तो नहीं लगाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। हेड टेल पे काम नहीं चलता, यहाँ पर पर्ची निकाल दी, ऐसे काम नहीं चलता, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके लिए भी क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है कि आपातकाल उद्घोषणा को जारी रखने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित करना होगा। और आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वो लगा देगा वहाँ पे क्या, राष्ट्रपति शासन। अब यहाँ पे राष्ट्रपति की यह घोषणा 2 महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं वित्तीय आपातकाल क्या होता है। आर्टिकल नंबर 360 के अनुसार वित्तीय आपात की घोषणा तब की जा सकती है जब भारत का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में हो। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है। जो वित्तीय आपातकाल है वो एक बार भी अभी नहीं लगा है, ये आप इस बात को ध्यान रखिए। और आर्टिकल नंबर 356 के तहत पंजाब में, ठीक है, अपवाद स्वरूप राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा मई 1987 में 5 वर्ष के लिए की गई थी। सबसे अधिक और उत्तर प्रदेश एवं केरल में सर्वाधिक बार मतलब 9 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे अधिक कहाँ पे लगा है, उत्तर प्रदेश में और केरल में। अब बात करते हैं आपातकाल एवं मूल अधिकार। आर्टिकल नंबर 358 के अनुसार आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 द्वारा प्राप्त अधिकार निलंबित हो जाते हैं तथा अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा मूल प्रदत्त मूल अधिकारों को छोड़ करके बाकी सभी राइट क्या होंगे, आपके सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं कुछ टाइम के लिए। राष्ट्रपति संविधान के भाग 3 में वर्णित सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। इस कंडीशंस में क्या होगा कि हमारा तो मूल अधिकार है जी, हम तो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ टाइम के लिए क्या होती है, स्टॉप हो जाते हैं, अपने अधिकारों को भी छीन लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर करिए एंड मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर। और अंत में बस केवल आप मुझे इतना बताइए कि कितना पॉइंट, मोस्ट टाइम पे पॉइंट आपको याद रहे।
पॉज करके एक एक आंसर आप मुझे कमेंट करिए। रिवीजन होगा ऑन द स्पॉट। ठीक है, रिवीजन वाला काम कल पे मत छोड़ो, और इस बुक को या तो आप मार्केट से बाय कर लो या फिर आप इस बुक को ऑनलाइन बाय कर लो। कहते हैं कि 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा किसी एक किताब को तरीके से 10 बार पढ़ लेना। तो ये सभी पॉइंट आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे। इस बुक्स को आपको उठाना पड़ेगा, हाइलाइटर भी आपको उठाना पड़ेगा, ध्यान से सुनते हुए बुक को हाईलाइट करना पड़ेगा। एक वीडियो केवल 2 बार देखिएगा, उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी भी वीडियो वॉच नहीं करना है। ठीक है, जो आप रिवीजन करोगे सीधे बुक में से करोगे, ना कि इन सब वीडियो में से। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करके उसे फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।